नमस्कार। आकाशवाणी की राष्ट्रीय सांस्कृतिक पत्रिका संस्कृति भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज माइंडकर और मैं नवोदिता मिश्रा। अगस्त का महीना हमारी सांस्कृतिक चेतना में एक विशेष महत्व रखता है। खासतौर पर यह हमें याद दिलाता है एक लंबी संघर्ष यात्रा जिसमें अनगिनत महिलाओं, पुरुषों, युवाओं ने असंख्य त्याग किए, बलिदान दिए। साथ ही देश के विविध अंचलों के सपूतों ने समाज नवरचना और राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपने अपने स्तर पर उत्कृष्ट कार्य किया। भूमि की इंद्रधनुषी विविधता में एकता का सूत्र पल्लवित किया। इस गुलदस्ते में हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का भी समावेश है। पिछले वर्ष इसी माह हमने हर घर तिरंगा एक जन अभियान के रूप में फहराया। 1942 में इसी माह भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति गूंज ने बरतानवी हुकूमत की नींव को झकझोर कर रख दिया था। पूरे स्वाधीनता आंदोलन में हमारा प्यारा तिरंगा करोड़ों देशवासियों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया था, उनकी आंतरिक शक्ति का स्रोत भी। सदा शक्ति सरसाने वाला, सदा शक्ति सरसाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, प्रेम सुधा। याद आती है इसी माह से जुड़ी कुछ स्वाधीनता मनीषियों की जीवन तिथियां। मार्ग सबके भिन्न, किंतु मकसद और संकल्प एक। 2 अगस्त को स्वाधीनता सेनानी, शिक्षाविद, भूगर्भ शास्त्री और राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन के मूल रचयिता पिंगाली वेंकैया की जयंती है। 1921 में महात्मा गांधी की विजयवाड़ा यात्रा के दौरान वेंकैया ने उनके समक्ष ध्वज का प्रथम संस्करण प्रस्तुत किया था। तिरंगे की उद्भव गाथा में ये एक महत्वपूर्ण क्षण था। मातृभूमि का तन मन सारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। 13 अगस्त को स्वाधीनता सेनानी भिकाईजी कामा की पुण्यतिथि है। उधर 22 अगस्त 1907 को स्टुटगार्ट, जर्मनी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय समारोह में उन्होंने भारत की स्वाधीनता का प्रतीक ध्वज फहराया था। इस ध्वज के बीच में वंदे मातरम अंकित किया गया था। विदेशी भूमि पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की संभवतः ये पहली घटना थी। 17 अगस्त को प्रखर क्रांतिकारी मदन लाल ढींगरा की पुण्यतिथि है। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। बरतानवी हुकूमत की नीतियों के कारण भारत में पनपी विषमताओं ने उन्हें तहे दिल से उद्वेलित किया था। करजन वाइली की हत्या करने के परिणाम स्वरूप उन्हें लंदन में फांसी के तख्ते पर सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। 11 अगस्त को गांधीवादी स्वाधीनता सेनानी उषा मेहता की पुण्यतिथि है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो एक गुप्त रेडियो स्टेशन चलाया करती थीं, जहां से देशभक्ति से भरे संदेश प्रसारित हुआ करते थे। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। स्वतंत्र भारत में एक शिक्षाविद के रूप में वो मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़ी रहीं। 1998 में उन्हें पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया। इस वर्ष आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान भी सरमाया है ऐसे अनेकों देशभक्तों, बलिदानियों के संकल्प संघर्ष का। उस अमाप अंदरूनी जज्बे को पत्रिका का नमन। साथियों, आज जब देश में चारों तरफ अमृत महोत्सव की गूंज है, 15 अगस्त पास ही है, तो देश में एक और बड़े अभियान की शुरुआत होने जा रही है। शहीद वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए मेरी माटी मेरा देश अभियान शुरू होगा। इस अभियान के तहत देश भर में अमृत कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। देश के गांव-गांव से, कोने-कोने से 7500 कलशों में मिट्टी लेकर ये अमृत कलश यात्रा
देश की राजधानी दिल्ली पहुंचेगी। 7500 कलश में आई माटी और पौधों से मिलाकर फिर नेशनल वॉर मेमोरियल के समीप अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। ये अमृत वाटिका एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी बहुत ही भव्य प्रतीक बनेगी। हम अपने देश का जौहर बहुत जल्दी दिखा देंगे। हम अपने देश का जौहर बहुत जल्दी दिखा देंगे। चलेंगे हम वही रास्ता जो कुछ नेता बता देंगे। चलेंगे हम वही रास्ता जो कुछ नेता बता देंगे। पत्रिका का आज का पहला पड़ाव है छत्तीसगढ़ का एक सुदूर अंचल, स्वाधीनता, संघर्ष और सरगुजा। अरे हाय पीपेल सना नाना गा, पीपेल सना नाना रे, औ बिना रे पावाना पीपेल सना नाना भाई। सरगुजा के इस लोक गीत का करुण स्वर अपने उस प्रियवर की तलाश में है जो एक दिन अपने सभी प्रियजनों को छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम की बलि वेदिका पर स्वयं को समर्पित करने चल पड़ा था। मध्य भारत के उत्तरी छत्तीसगढ़ का सरगुजांचल ऐसे ही वीर सपूतों से समृद्ध रहा है। इन वीरों का योगदान सरगुजा के लोगों को आत्मगौरव से भर देता है। औ बिना गा पावाना पीपेल सना नाना रे, पीपेल सना नाना गा, बिना रे पावाना पीपेल सना नाना रे। छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा रियासत के सूरजपुर नगर में 23 जनवरी 1921 को पिता गोकुल प्रसाद और माता श्रीमती लक्ष्मी देवी के घर में जन्मे बाबू परमानंद जी बाल्यावस्था से ही देश की खातिर मर मिटने की बातें किया करते थे। एक दिन रात्रि के समय परिवार वालों को सोता छोड़ वे चल पड़े थे स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते पर, जहां शहादत ही उनकी नियति थी। घर वालों को उनके बारे में तब पता चला जब 23 फरवरी 1939 को आर्य सत्याग्रह समिति सोलापुर से उन्हें एक पत्र मिला जिसमें लिखा था, आपके ब्रह्मचारी पुत्र परमानंद जी पहुंच गए हैं और सत्याग्रह के लिए चले गए हैं। आइंदा इनके हालात से आपको सूचित करते रहेंगे। श्री कमलेश कोसरिया अपने बड़े पिताजी के संबंध में बताते हुए भावुक होकर रूंधे हुए कंठ से कहते हैं, पिताजी बताए थे कि मेरे बड़े भाई रायपुर के लिए निकले और रायपुर से वो हरिद्वार गए, बहुत सारे लोगों के साथ मिल के। हरिद्वार से वो सोलापुर गए, सोलापुर से वो सत्याग्रह समिति में शामिल होके नागपुर, चांदा और अलीपुर गए। उसके बाद अलीपुर में वहाँ की प्रशासनिक जो भी राजा रहे हैं उनके द्वारा उन संगठन को गिरफ्तार कर लिया गया। अब गिरफ्तार किया गया है ये राजूल जिला आसिफाबाद हैदराबाद स्टेट में गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनको गुलबर्ग जेल भेज दिया गया। अब गुलबर्ग जेल से उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया चंचलागुड़ी हैदराबाद सेंट्रल जेल में। अब वहाँ उनको यातना देकर 1 अप्रैल 1939 को उनका अंतिम सांस लिया और अपने देश के लिए आहुति दे दिए। आइए अब जानते हैं सरगुजा के माटी पुत्र, आदिवासी समाज के गौरव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय श्री माझीराम गोंड की जीवन गाथा। आपका जन्म किसान परिवार में सन 1928 में फुंदुर डिहारी अंबिकापुर में हुआ था। आपके पिता स्वर्गीय श्री जयराम गोंड एक कुशल किसान थे। आपके घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आपने पढ़ाई नहीं की। आपका विवाह सेंधोपारा कल्याणपुर की श्रीमती विजेश्वरी बाई के साथ संपन्न हुआ। गांधी जी को अपना गुरु मानने वाले माझीराम गोंड अत्यंत अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व के धनी और समय के पाबंद थे। आपके बड़े पुत्र जानचीन राम ने पुरानी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा, वो जहाँ जाता था वहाँ मीटिंग बैठ जाते थे और शाम को जो बैठता था सबको गाना गा के सुनाता था। 12 बजे 1 बजे रात को दूसरे का आंगन में बैठ के चारों तरफ
सुनने वाले, समझने वाले। माझीराम गोंड महात्मा गांधी जी के आंदोलन से प्रभावित थे। देश की सेवा के लिए बचपन में ही चल पड़े और तिरंगा झंडा लेकर गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करने का काम करने लगे। यह काम अंग्रेजों या उनके लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। देशभक्ति का प्रचार प्रसार और लोगों को जागरूक करने के जुर्म में माझीराम गोंड को भी कुछ दिन जेल की सजा काटनी पड़ी। आप सन 1940 में 3 दिन और 1942 में 21 दिन अंबिकापुर जेल में रहे। आपकी इस जेल यात्रा का उल्लेख पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री रेवती रमण मिश्र के पत्रों से होती है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माझीराम गोंड का नाम जिला गजेटियर सरगुजा के अंग्रेजी संस्करण 1989 में दर्ज है। 11 नवंबर 2002 को जिला चिकित्सालय में माझीराम गोंड ने अंतिम सांसें लीं। आइए अब जानते हैं सरगुजा के एक और लाडले सपूत, महात्मा गांधी जी से आमने सामने बात करने वाले और उनके आदर्शों पर चलने वाले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महली भगत जी की जीवन गाथा और उनके प्रेरक प्रसंगों के बारे में। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महली भगत का जन्म 1 जनवरी 1914 में बिहार के रांची जिला अंतर्गत घाघरा थाना के गुनिया गांव के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। आपके पिता स्वर्गीय श्री लोहरा उरांव और माता स्वर्गीय श्रीमती किन्सी बाई थीं। आप 16 वर्ष की आयु में घर छोड़कर निकल गए और महात्मा गांधी जी से संपर्क कर आजादी की लड़ाई में कूद गए। आपके कपड़े की बुनाई देखकर महात्मा गांधी ने काफी प्रशंसा की थी। आपके पुत्र सोमनाथ भगत ने हमें बताया, एक आश्रम खोले थे गुमला के पास, खोरी आश्रम। वहाँ पर कताई बुनाई का काम होता था। प्रशिक्षण के लिए मधुबनी उनको भेज दिए गए थे। गांधी जी का कता हुआ सूत मधुबनी में जब वो ट्रेनिंग करते थे तो उस समय आया था उनका कपड़ा बुनने के लिए। तो पिताजी को ही मतलब सूत मिला था। इनका काम माने कि करीब करीब सभी से अच्छा लोगों में था। उस धागे को उन्होंने उनके काते हुए सूत का धोती बुन के गांधी जी को अपने उसमें सौंपे थे। तो उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा भी की थी कि बहुत अच्छा बुनाई हुआ है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल होकर महली भगत ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया और विरोध करने के साथ ही ग्रामीणों को आज़ादी के लिए प्रेरित करने का काम भी किया। ब्रिटिश सरकार ने इसी जुर्म में आपको 7 अक्टूबर 1942 को गिरफ्तार कर सब डिवीज़न गुमला जेल में बंद कर दिया। सन 1953 में महली भगत सरगुजा अंचल के घनघोर जंगलों से आच्छादित क्षेत्र कुसमी में शिक्षक की नौकरी से अपनी सेवाएं प्रारंभ करते हैं। इनकी यादों को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए कुसमी स्नातक महाविद्यालय का नाम महली भगत शासकीय स्नातक महाविद्यालय कुसमी रखा गया है। आपका तिरंगा झंडा आज भी आपके घर पर उपलब्ध है। भारत मां के सच्चे वीर सपूत महली भगत का स्वर्गवास 12 नवंबर 1994 को हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य का सरगुजा अंचल अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की गतिविधियों का साक्षी रहा है। यह सूची अत्यंत समृद्ध है। इन सभी महान सपूतों को हमारी सादर श्रद्धांजलि अर्पित है, जिनकी प्रेरक जीवन गाथा, देश के प्रति समर्पण की भावना, गांधीवादी विचारधारा और अनुशासित जीवन से आने वाली पीढ़ी को सदा प्रेरणा मिलती रहेगी। स्वाधीनता, संघर्ष और सरगुजा। शोध और आलेख अजय कुमार चतुर्वेदी। वाचन और संपादन अंजनी कुमार पांडे। प्रस्तुति प्रमेंद्र कुमार, आकाशवाणी अंबिकापुर। बोलिए सब मिल महाशय मंत्र वंदे मातरम, तीनों भुवन में गूंज जाए शब्द वंदे मातरम। मन गदगद हो जाता है जब हम सुनते हैं कि हमारे स्वाधीनता संघर्ष में
युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कई ऐसे भी थे जिन्हें उस कच्ची उम्र में ही भारत माता की खातिर सर्वोच्च बलिदान देना पड़ा। एक प्रखर प्रेरणादायी मिसाल हैं अमर शहीद खुदीराम बोस। उन्हें याद करते हुए साहित्य संस्कृति कर्मी मृत्युंजय कुमार सिंह। युवा युगांतर। आज अग्निपुंज सरीखे क्रांतिकारी के बारे में कुछ बात मैं करने वाला हूँ। महोबनी, केसपुर, मिदनापुर, पश्चिम बंगाल में पैदा हुए खुदीराम बोस की। खुदीराम बोस की पुण्यतिथि है 11 अगस्त 1908 को। खुदीराम अपने पिता त्रैलोक्यनाथ बोस और माता लक्ष्मी प्रिया देवी के 3 पुत्रियों के बाद एकमात्र पुत्र थे। 6 साल की उम्र में थे तब उनके माता पिता दोनों ही एक के बाद एक गुजर गए। तो इनकी बहन जो थी अपरूपा राय और उनके बहनोई अमृतलाल राय खुदीराम को ले गए और हैमिल्टन, तमिलनाडु के हैमिल्टन स्कूल में उनको पढ़ाई लिखाई करवाई। 1902 में श्री अरबिंदो और भगनी निवेदिता जब मिदनापुर में आईं और वहाँ पर उनके क्रमिक रूप से कई सारे भाषण हुए तो उससे यह लड़का बहुत प्रभावित हुआ खुदीराम। तो उन्होंने एक छात्र भंडार भी शुरू किया जहाँ पर लड़कों को तरह तरह के साहित्य पढ़ाए जाते थे, खास करके क्रांतिकारी साहित्य, इटली के रेवोल्यूशन के, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के, और यहाँ की भी बड़ी सारी पैम्फलेट्स वगैरह बनाए जाते थे। उसी समय आप सबको याद होगा कि बंग भंग के बाद बंगाल में अचानक से एक ऐसी ऊर्जा का संचार हुआ, लोगों में बंगाली भावना बिल्कुल ही विद्रोह कर उठी। और उस समय ही आप देखेंगे हमारे सूर्य सेन, मास्टर दा वगैरह सारी कथाएं उसी समय से निकलती हैं धीरे धीरे करके। लेकिन यह पहला मौका था जब मिदनापुर गढ़ बना और सत्येंद्र नाथ बोस जो थे उसकी धुरी बने। भूपेंद्र नाथ दत्त जो युगांतर के संपादक थे, जब उनको बहुत ही कड़ी सज़ा मिली डगलस को किंग्सफोर्ड मजिस्ट्रेट की तरफ से, जो अलीपुर कोर्ट के सिटी मजिस्ट्रेट थे, तब से उन पर बहुत ही खतरा बढ़ने लगा। जितने भी क्रांतिकारी थे लगे हुए थे कि कैसे इनको मारें, और तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनका स्थानांतरण कर दिया गया मुजफ्फरपुर में। जाके वो सेशन कोर्ट के जज बन के गए। लेकिन कलकत्ता पुलिस को पता था कि कोई ऐसा कुछ चक्र तैयार हुआ। छोटी सी फैक्ट्री उन्होंने बनाई थी जहां बम बनाए जाते थे। वहीं से किंग्सफोर्ड जब यहाँ से मुजफ्फरपुर गए तब उनको एक किताब बम के रूप में भेजा गया था कि ताकि वो जैसे ही खोले, वो स्प्रिंग वेस्ट था कि जैसे ही खोले वैसे ही बम फट जाए। हालांकि वो उन्होंने किताब खोली नहीं, वो ज्यों के त्यों रख दी गई, उनके सामान के साथ मुजफ्फरपुर चला गया। वो आज की तारीख में भी आपकी जो कलकत्ता पुलिस का जो नॉर्थ कलकत्ता में जो म्यूजियम है उसमें आपको वो बम अभी मिल जाएगा, रखा हुआ है वहाँ पर। हेमचंद्र कानूनगो ने ही वह बम बनाया था जो खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चाकी को यह बम देके मुजफ्फरपुर में जाके उसे मारना है। जब मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने दौड़कर सड़क के किनारे से आके आक्रमण किया और बम फेंका। इन्हें यह पता नहीं था कि उस फिटन में किंग्सफोर्ड नहीं बैठे थे, उसमें इनके एक सहयोगी थे वहाँ पर जज प्रिंगल कैनेडी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी बैठी थी। और इसके बाद ये दोनों भागे 25 माइल तकरीबन पार करके दूसरे दिन दोपहर में वाइनी एक जगह है जो कि आज के दिन खुदीराम रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है, पूसा में। वहाँ पहुँचे और वहाँ जाकर अस्त व्यस्त अवस्था में प्यासे थे, एक दुकान में जब जाकर पानी मांगने लगे तभी वहाँ पर फतेह सिंह और शिव बहादुर सिंह नाम के 2 सिपाहियों को शक हुआ। सब जगह पुलिस को बता दिया गया था। उसने इनको रोका और रोकते के साथ ही ये लड़का जो है इसने कोशिश किया, छीना झपटी हुई, उसमें एक रिवॉल्वर गिर गई इसके पॉकेट से निकल के, और फिर इसको इन्होंने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद 2 रिवॉल्वर, 30 गोलियां और एक कोट जो उन्हें बांधे हुए थे, और इनको उठाकर ये अरेस्ट करके गिरफ्तार करके ले गए। उधर प्रफुल्ल चाकी को भी किसी ने मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन समस्तीपुर से टिकट कटाकर मोकामा घाट के होते हुए हावड़ा के लिए, लेकिन वो उनके उसी ट्रेन में नंद कुमार बैनर्जी करके एक रियल पुलिस का इंस्पेक्टर हुआ करता था, उसको संदेह हो गया था, उसने मोकामा घाट तार कर दिया। जब ये पानी पीने के लिए उतरे थे उसे कोशिश की गई पकड़ने की, और जब प्रफुल्ल चाकी भागे तो उन्होंने देखा कि अब मैं भाग नहीं सकता, मैं पकड़ा ही जाऊँगा, तो उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली खुद से मार के गोली। लेकिन खुदीराम की खासियत यह है कि जब खुदीराम को गिरफ्तार करके मुजफ्फरपुर लाया गया, जनता चारों तरफ से उमड़ पड़ी थी उनको देखने के लिए, और इस लड़के के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। और तो और
जब वो आए हैं, जब जेल में थे और जिस दिन फांसी दिन लगनी है, कहते हैं लोग, एक उपेंद्र नाथ सेन वकील पत्रकार थे, उनका कहना था कि जाते जाते उसने अपने वकील को मुस्कुरा कर देखा और जो जल्लाद है, जो फांसी लगाने वाला, उससे पूछा भी कि रस्सी में मोम क्यों लगाते हैं। आप सोच सकते हैं उस लड़के के एक जो आत्मा, कैसी आत्मा होगी वो। बड़ी सी हियरिंग के बाद, वो एक बड़ी लंबी कथा है कि कैसे केस लड़ा गया। पूरी हियरिंग के बाद उसको फांसी की सज़ा हुई और 11 अगस्त 1908 को खुदीराम को फांसी दी गई। वह हमारे देश में बहुत ही काला दिन था हमारे लिए। पीताम्बर दास, हमारे पल्ली कवि बांकुड़ा के जो हैं, उन्होंने, आप लोग सब लोग सुनते होंगे आजकल, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी, हेसे हेसे पूर्वो फांसी देखबे भारतवासी, एक बार विदाई दे माँ घूरे आसी। ये गीत लगता था जैसे कि उन्होंने ही फांसी चढ़ते हुए गाया हो। हाल फिलहाल में फिल्म भी बनी है, एक तो 2017 में फिल्म बनी थी मैं खुदीराम बोस हूँ, और एक खुदीराम बोस तेलुगु में फिल्म बनी है 2022 में, जो गोवा के 53वें हमारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहली फिल्म के रूप में ये दिखाई गई थी। तो ये थी दोस्तों खुदीराम बोस की साहसिकता और निर्भीकता और उस क्रांतिकारी मन की कथा। छोटी छोटी बातें हैं जो इनसे जुड़ी हैं, जो शायद आपको पता ना हो, जैसे कि इससे प्रभावित होकर जब उनकी फांसी हो गई तो यहाँ के बंगाल के बुनकरों ने एक विशेष तरह की धोती बनानी शुरू की, जिसके पाड़ पर खुदीराम बोस लिखा होता था। और बहुत दिनों तक यह प्रचलन था कि स्कूल के विद्यार्थी या कॉलेज के विद्यार्थी ऐसी धोती पहनकर घूमते थे। स्वतंत्रता के आंदोलन के समय प्रतीक चिन्ह की तरह बन गया था लोगों में। युवा युगांतर, मृत्युंजय कुमार सिंह को आपने सुना। स्वरांश सौजन्य शमयिता दास, आकाशवाणी कोलकाता। परोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। गोरखपुर एक ऐसा शहर जो हमारी स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े कई मील के पत्थर अपनी आगोश में समाहित किए हुए है। एक शहर दास्तानों भरा। उत्तर में नेपाल और हिमालय पर्वत, पश्चिम तथा दक्षिण में सरयू नदी का प्रवाह, जबकि पूर्व में गंडक नदी से घिरा गोरखपुर का क्षेत्र सदैव ही अंग्रेजी शासकों के लिए एक बुरा स्वप्न सिद्ध हुआ। इस इलाके के चप्पे चप्पे से जुड़ी हुई हैं स्वाधीनता संग्राम के नायकों की तमाम दास्तानें और उनके तमाम किस्से। जब भी देश में क्रांति की कोई ज्वाला जली या जब भी स्वाधीनता संग्राम के दौरान देश में कोई आंदोलन छिड़ा, गोरखपुर ने बढ़ चढ़कर उसमें प्रतिभाग किया। यदि बात करें सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की, तो गोरखपुर के क्षेत्र में जो सबसे बड़ा नाम उभर कर सामने आता है वह है शहीद बंधु सिंह का, जिनका साथ दिया यहाँ के तमाम रियासतों ने। इस विषय में जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी बताते हैं। जहां तक प्रश्न है बाबू बंधु सिंह का, तो बाबू बंधु सिंह की पहली खासियत यह है कि वो जो एक छापामारी पद्धति होती है जिसको गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं, उसमें उनका एक जबरदस्त एक्सपर्टाइज है और वो सीधी चुनौती ब्रिटिश हुक्मरान को दे रहे हैं। जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है जिसको कहिए कि गदर के जमाने में लिखा गया, ये इस घटनाक्रम के समय ही कशाफुल बगावत में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बाबू बंधु सिंह के लिए कही गई है कि बंधु सिंह बागी का सर जब कटे तो यहां से भी गर्द बगावत मिटे। इस विद्रोह में गोरखपुर की विशेष भूमिका के बारे में प्रोफेसर चतुर्वेदी बताते हैं। इस स्वाधीनता संग्राम को सैन्य बल से दबाने का कार्य कर दिया गया था, लेकिन गोरखपुर के आसपास यह सबसे अंत में समाप्त हो रहा है अगर पूरे अवध सूबे को उठा करके देखिए। 1857 की क्रांति के बाद भी चाहे स्वदेशी आंदोलन का दौर रहा हो या असहयोग आंदोलन का, गोरखपुर के आंदोलनकारियों और क्रांतिवीरों ने न सिर्फ इसमें बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया, बल्कि कई बार अंग्रेजी शासन के हौसलों को भी पस्त कर दिया। असहयोग आंदोलन की चरम परिणति चौरी चौरा कांड के रूप में गोरखपुर में ही हुई। 4 फरवरी सन 1922 की तिथि थी और दिन था शनिवार। इसकी महत्ता के विषय में प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी बताते हैं। पहली बार ये जो ब्रिटिश हुकूमत है ये थोड़ा एक बचाव की ओर जा रही है अपने,
जैसे कि उदाहरण के तौर पर तुरंत आदेश निकला कि अब किसी भी जो शांतिपूर्ण कोई भी अगर धरना होगा या कोई जुलूस होगा तो उस पर हवाई फायरिंग नहीं की जाएगी। ये चौरी चौरा का ही प्रभाव है और चौरी चौरा ये संदेश दे रहा है कि खासकर जलियांवाला बाग में जो किया इस अंग्रेजी हुकूमत ने, वो संदेश भी चौरी चौरा दे रहा है कि हम उसको अब भारतीय जो है बर्दाश्त नहीं करेगा। असहयोग आंदोलन के बाद चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन का समय रहा हो या भारत छोड़ो आंदोलन का, गोरखपुर के क्षेत्र में आंदोलन की तीव्रता अत्यधिक प्रबल रही। प्रोफेसर हिमांशु चतुर्वेदी बताते हैं, 1942 में अगर आप गोरखपुर से एक पट्टी पकड़िए पूर्व की ओर बढ़िए, जिसमें गोरखपुर से आप निकलेंगे तो मऊ से होते हुए आजमगढ़ आप छुएं, गाजीपुर छुएं, बलिया छुएं और काशी तक जाएं। ये इतना जबरदस्त है आंदोलन इन क्षेत्रों में कि आपको मैं एक और महत्वपूर्ण घटना बताऊं कि 14 अगस्त 1942 को बेलथरा, जो कि गोरखपुर से लगा हुआ है, इस बेलथरा के रेलवे स्टेशन पर जो विरोध दर्ज किया जा रहा है और वहां पर आगजनी की जा रही है, ये छात्राओं के द्वारा की जा रही है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है इस क्षेत्र के लिए। फिर आप पडरौना की ओर आइए, सेवरही की ओर निकलिए तो सेवरही में 11 युवाओं को गोली मारी जा रही है क्योंकि वो रेल को रोकने का कार्य कर रहे हैं। फिर आप देवरिया में आप जाएं तो आपको देवरिया की जो डीएम कार्यालय का जो क्षेत्र है वहां पर एक मूर्ति दिखाई देगी जो शहीद रामचंद्र की मूर्ति है। विद्यार्थी है, वो तिरंगा लेकर के कलेक्ट्रेट में फैला रहा है, उसको गोली मारी जा रही है। तो और गोरखपुर अंचल में आप अगर इसकी बातचीत करें तो यहां तो बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज दिखाई देगी। गोरखपुर अकेला वो क्षेत्र इसमें से निकल करके आया जिसमें कि 9 और 10 अगस्त को जो पहली घटना रिकॉर्ड हो रही हैं वो शहर में नहीं हो रही हैं, वो ग्रामीण अंचल में रिकॉर्ड हो रही हैं। ये बड़ी पिक्यूलियर सी एक चीज है इस 1942 की गोरखपुर को लेकर के। तो सामान्य रूप से ये ट्रेंड दिखाई देंगे, लेकिन ये जो पट्टी है जो सेवरही से होते हुए फिर उधर महाराजगंज जोड़ दीजिए, गोरखपुर और बेलथरा होते हुए रसड़ा और बलिया की ओर और काशी की ओर बढ़िए, तो यहाँ जबरदस्त तेज है ये आंदोलन अपने आप में। इसी में चाहे आप महाराजगंज में शिवलाल सक्सेना जी की बात करिए या सटा हुआ बिहार का क्षेत्र है जहाँ जयप्रकाश जी की बड़ी अच्छी पकड़ है, वो हजारीबाग जेल से भाग रहे निकल करके और आंदोलन को गति प्रदान कर रहे हैं। तो ये इसका प्रभाव इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। आंदोलन की ये तीव्रता गोरखपुर की पहचान बनी रही जब तक 1947 में ये देश आजाद नहीं हो गया। इस तरह से दास्तां थी शहर गोरखपुर और गोरखपुर के क्षेत्र की, जिसे अंग्रेजों ने अपने शक्ति से जीता जरूर, लेकिन यहाँ कभी चैन से बैठ नहीं सके। शहीदों की टोली निकली हो, शर्बांध कफनिया हो, शहीदों की टोली निकली, शहीदों की टोली। एक शहर दास्तानों भरा। शोध, आलेख और प्रस्तुति मनीष तिवारी और दीपांकर मिश्र। आकाशवाणी गोरखपुर। लौटते हैं वर्तमान में। सावन भादो की ये संगम स्थली कई महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बिंदुओं पर्वों को रेखांकित करती है। गोस्वामी तुलसीदास जयंती, रक्षाबंधन, नागपंचमी और नौरोज हमारी गहरी राष्ट्रीय अस्मिता के विस्तार के अहम सूचक हैं। उसी विस्तार और गहराई को आदरपूर्वक परिलक्षित करता है विश्व आदिवासी दिवस। स्वाधीनता संग्राम के दौरान देश के विविध आदिवासी समूहों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। पिछली कुछ सदियों में औपनिवेशिक ताकतों का प्रतिरोध करने में उन्होंने अतुलनीय कार्य किया, बलिदान दिए। एक हाथ शस्त्र हो, न साथ एक अस्त्र हो, न अन्न नीर वस्त्र हो, बढ़े चलो न एक हाथ शस्त्र हो। समय का ये पड़ाव सांस्कृतिक राष्ट्र निर्माण की दिशा में अनन्य कार्य करने वाली कुछ प्रमुख विभूतियों के जीवन चक्र के साथ जुड़ा हुआ है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, उस्ताद अमीर खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, चित्रकार राम किंकर बैज, वीएस गायतोंडे और जहांगीर सबावाला के अनमोल कृतित्व को संस्कृति भारती का नमन। आधुनिक हथकरघा उत्पादों को खादी के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य में देखते हुए मनोज माइंडकर और नवोदिता मिश्रा आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार।
है।